हेलो स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलो मेथड लिख देता हूँ। मेथड 1, एक तो मेथड जो मैंने बताया तुम लोगों को, एक जो एनसीईआरटी करता है, दोनों मेथड से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, इसको हमने z मान लिया। उसके बाद हमने बोला एंड लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। गिवन बाय, ठीक है, हमने फिर क्या मान लिया, अल्फा को एक एक्यूट एंगल मान लिया। तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा क्या बताया था मैंने, मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। ठीक है, इमेजिनरी z क्या है हमारे पास, इमेजिनरी z है रूट 3 और रियल z क्या है 1। तो रूट 3 अपॉन 1 का मॉड लोगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 3। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, टेन ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3। और रूट 3 को तुम क्या लिख सकते हो, टेन 60 डिग्री लिख सकते हो, टेन पाई बाई 3। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हमें टेन एल्फा इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई 3, तो यहां से हमें क्या मिला, एल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस रियल ऑफ जेड, रियल जेड क्या हमारा 1 है, यह है ना रियल जेड 1 जो कि पॉजिटिव है। एंड इमेजनरी जेड क्या है हमारे पास, इमेजनरी जेड क्या है रूट 3, अगेन पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे और मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, तो दिस इंप्लाई क्या होगा, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है इस केस में, अल्फा। यहाँ पे थीटा क्या, थीटा क्या हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ये ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ पे थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और अल्फा क्या हमारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। ठीक है, यहां से फिर करना क्या, जैसे यहां पे हो गया ना tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, तो यहां से क्या करोगे, इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना तुम्हें, यहां से तुम अल्फा निकाल लो सबसे पहले। उसके बाद देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट से। जैसे यहां देख लो, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो उसका आर्गुमेंट होगा थीटा, वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। जो अल्फा हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से निकालेंगे, जो अल्फा हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, देन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर जेड हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो, ठीक है, अगर हमारा जेड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर क्या होगा, आर्गुमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के इक्वल। और अल्फा हम कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा अल्फा माइनस पाई के इक्वल। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। यार ये बात समझ में, तो अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स यहां से। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है तुम्हें। अब हमारा जो z है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हम ऐसे भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा हमारा क्या है, पाई बाई 3। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल गया हमें। ठीक है, अब हमें पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, मॉड ऑफ जेड निकालना होगा। तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है ना रूट अंडर रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर।
रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ जेड स्क्वायर। रियल ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, रियल जेड क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस इमेजनरी क्या √3, तो √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1+3, 1+3 क्या होता है √4, √4 का वैल्यू क्या होता है 2। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड हमारा पोलर फॉर्म होता है वो पोलर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के लिए क्या होगा, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है मॉड ऑफ जेड, ब्रैकेट में क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना हमारा पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे मॉड जेड हमने क्या निकाला है, मॉड जेड हमने निकाला है 2, यहाँ पे 2 लिख लिया। और कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या निकाला हमने π/3, यही है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा जो है π/3 के इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, π/3 लिख लो प्लस आयोटा साइन π/3। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, जेड का पोलर फॉर्म। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये तो मैंने तुमको मेथड बताया, एनसीईआरटी ने क्या किया वो भी बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। एक तो तुम पोलर फॉर्म याद करो क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मॉड जेड निकालना आता है। अब रही बात थीटा निकालना, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले tan अल्फा निकाल लो। ठीक है, उसके बाद देखो कि जेड हमारा किस क्वाड्रेंट में है, वो कैसे पता चलेगा, जो हमारा जेड है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन से पता चल जाएगा। अगर रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव तो फिर क्या होगा, जो हमारा जेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, रियल पार्ट निगेटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, रियल और इमेजिनरी दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी निगेटिव तो किस में होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस फॉर्मूले से हमेशा इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल लो, उसके बाद फिर थीटा किसके इक्वल होगा अल्फा के, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा थीटा होगा पाई माइनस अल्फा के, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा होगा अल्फा माइनस पाई के इक्वल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा थीटा होगा माइनस अल्फा के इक्वल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद अगर तुम्हें पोलर फॉर्म ये याद है तो इसमें कुछ नहीं है, थीटा हमने निकाल लिया, मॉड जेड निकाल लिया, मॉड जेड की जगह मॉड जेड का वैल्यू रख दिया, थीटा जो हमने निकाला वो पुट कर दिया, पोलर फॉर्म में आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मेथड 2 जो एनसीईआरटी ने किया वो बता रहा हूं, उसको भी देखो ध्यान से। तुम इंडिपेंडेंट हो किसी मेथड से कर सकते हो, बट मैंने जो मेथड बताया ये थोड़ा आसान है, इसमें दिमाग कम लगेगा। 57 के बाद आ जाओ 58 में। मेथड 2 में क्या है कि हमारे पास z क्या गिवन है, z हमारे पास गिवन है ना 1 प्लस आयोटा √3, ये हमारा z गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास की लेट हमने मानेंगे, जो हमारा रियल ऑफ z है ना किसके इक्वल है, रियल ऑफ z को हम 1 के इक्वल है, इसको हम लोग मान लेंगे r cos थीटा। ठीक है, और इमेजनरी जो z है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है √3 के, इसको हम मान लेंगे r sin थीटा। अब तुम बोलोगे क्यों मान लेंगे, तो उसके लिए एक बार चलो फिर से आर्गन प्लेन पर। आर्गन प्लेन पर मैंने क्या बता रखा है कि 1 प्लस आयोटा √3 कहाँ होगा, कुछ समथिंग यहाँ पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 √3 के इक्वल होगा ना ये। इसको अगर हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये हमारा मॉड ऑफ जेड हो जाता है, ये हमें पता है, और यही हमारा है ना आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, तो ये थीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा 1, इसको हमने ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब यहाँ से तुम देख लो कॉस थीटा लगा लो, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/मॉड जेड, तो मॉड जेड किसके इक्वल हो गया, तो 1 या फिर बोलो 1 किसके इक्वल हो गया मॉड जेड कॉस थीटा के, और इसी मॉड जेड को तो हम आर लिखते हैं, तो आर कॉस थीटा के इक्वल हो गया, यहां से आके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा लगा लो इन ट्रायंगल ओ ए बी में, साइन थीटा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या √3 मॉड जेड, हाइपोटेन्यूज है मॉड जेड, तो यहाँ पे √3 किसके इक्वल हो गया मॉड जेड साइन थीटा के इक्वल हो गया। मॉड जेड को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, तो आर साइन थीटा, यहां से हमने ये इक्वेशन लिखा है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा इक्वेशन कहां से लिखा है।
तो रियल z को हमने लिखा 1, और 1 किसके इक्वल है, r cos थीटा, और इमेजनरी z क्या हमारा √3, ये किसके इक्वल है, r sin थीटा। अब हमें करना क्या है कि इस दोनों इक्वेशंस को, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका मतलब फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या होगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस दोनों से r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या मिल गया, 1 + 3 4। तो r स्क्वायर का वैल्यू ये तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, r का वैल्यू क्या होता है, 4 हो गया। r हमारा क्या है, मॉड z है ना, r को हमने क्या बोला, हमेशा बोला है कि r किसके इक्वल होता है, मॉड z के, या तो मॉड z लिख लो या r लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और मॉड z तो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि निगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, मतलब कि मॉड z को तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, -√4, ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉड z ये हमारा नहीं पॉसिबल है, तो मॉड z किसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2। तो मॉड z हमारा 2 मिल गया। अब क्या करो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मॉड z क्या हमारा r है, r का वैल्यू 2 डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा, 1 = 2 cos थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, cos थीटा किसके इक्वल मिल गया, 1/2 के। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां पे क्या हमारा 2 = सॉरी, यहां पे डाल दो, r की जगह 2 डाल दो, तो √3 = 2 साइन थीटा, ऐसे हो गया। तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा √3/2 ऐसे मिल गया। अब यहाँ पे बच्चे करना क्या है कि हमारे पास cos थीटा का वैल्यू क्या मिला, 1/2। देखो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें, 1/2, और साइन थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, √3/2। ठीक है, अब एक बात ये देखो कि cos थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, cos थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा, तो ऐसा किस क्वाड्रेंट में होता है जिसमें cos थीटा भी पॉजिटिव हो और साथ में साइन थीटा भी पॉजिटिव हो, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos थीटा निगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos थीटा भी निगेटिव, साइन थीटा भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, और साइन थीटा निगेटिव। सिर्फ ऐसा फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में पॉसिबल है जिसमें cos थीटा भी पॉजिटिव हो, साइन थीटा भी पॉजिटिव हो। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो थीटा आने वाला है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो अब हमें ऐसा थीटा खोजना है जिस थीटा पर cos फंक्शन का वैल्यू 1/2 हो जाए और साइन फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, √3/2 हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में खोजना है, क्यों खोजना है, बिकॉज cos थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, और ऐसा थीटा का वैल्यू खोजना है जिसपे cos थीटा क्या हो जाए, 1/2 के इक्वल हो जाए, साइन थीटा क्या हो जाए, √3/2 के इक्वल हो जाए। तो वो कौन सा है, 60 डिग्री है। cos ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, और साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो इसको कुछ मान लो, अगर लिखना चाहते हो, इसको ए इक्वेशन मान लिया, इसको बी इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी थीटा = 60 डिग्री, तो π/3। देखो मैं जो तुम लोग को सॉल्व करा रहा हूँ ना, मैं रफ में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आए तो तुम इसी स्टेप को फॉलो कर सको। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप भी देखते हैं, याद रखना इस बात को, कैलकुलेशन तो देखते ही है, साथ में स्टेप भी देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, π/3 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ z का पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉड z किसके इक्वल है, हमने क्या निकाला, मॉड ऑफ z हमने 2 निकाला है। ठीक है, मॉड ऑफ z 2
और कॉस थीटा, थीटा क्या निकाला है π/3, यहाँ पे प्लस आयोटा साइन π/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी का मेथड बता दिया, मैंने जिस मेथड से किया वो भी बता दिया, सेम आंसर आया। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 में। एग्जाम्पल 8 में क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म, इंटू पोलर फॉर्म। हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहले मैंने बोला है कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखे या जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को और डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर से कैसे हटेगा, रैशनलाइज कर देंगे। जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो इसको तो हमें हटाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, तो वो तो है नहीं। तो इसका क्या मतलब है, इसको हमें हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, रैशनलाइज कर देंगे। स्क्वायर रूट भी होता है तो कैसे हटता है, रैशनलाइज होकर हटता है। तो सबसे पहले तो अभी पोलर फॉर्म में रखने से पहले इसको करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। z हमारा क्या है -16/1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या इसको लिखेंगे -16/1 प्लस आयोटा रूट 3। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये किसके इक्वल हो गया, -16 1 माइनस आयोटा रूट 3। ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये हो गया a स्क्वायर। a का काम क्या कर रहा है 1 और b का काम क्या कर रहा है आयोटा रूट 3, और b क्या है आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 इसका स्क्वायर 1, और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो +3 हो गया। तो क्या हो गया -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया -4 1 माइनस आयोटा रूट 3। अब इसको हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया -4 प्लस आयोटा 4 रूट 3। अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के किस फॉर्मेट में आ गया, ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने इसको z जो गिवन है उसको हमने बोल लिया कि लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा को हमने क्या बोल दिया, एक्यूट एंगल गिवन बाय, तो tan ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, हमेशा tan ऑफ अल्फा क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ऐसे लिख लिया। अब बच्चे यहाँ पे जो इमेजिनरी z क्या है 4 रूट 3 और रियल z क्या है -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेजिनरी z लिख दिया 4 रूट 3 और रियल z क्या है -4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया मॉड ऑफ -√3। ठीक है, अब मॉड के अंदर तो हमें पता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये किसके इक्वल हो गया √3 के। तो हमें tan अल्फा की वैल्यू क्या मिली, tan अल्फा की वैल्यू हमें मिली √3, और अल्फा क्या हमारा एक्यूट एंगल है, तो अल्फा अगर एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब कि हमें अल्फा का वैल्यू किस में खोजना है, 0 से π/2 के बीच में देखना है। तो 0 से π/2 के बीच में tan कब होता है √3, किस एंगल पे √3 होता है 60 डिग्री पे, तो इसको हमने क्या लिख लिया tan ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है π/3, तो यहां से हमें क्या पता चल गया अल्फा इज इक्वल्स टू π/3। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद बच्चों क्या है कि अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया π/3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ऐसे लिखेंगे सिंस रियल ऑफ z क्या हमारा रियल z हमारा है -4 जो कि नेगेटिव है, एंड इमेजिनरी ऑफ z क्या है 4√3 जो कि पॉजिटिव है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि रियल ऑफ z इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी ऑफ z इज पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज डैट, अब बताओ z किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर उसका रियल पार्ट निगेटिव हो और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑब्वियसली बात है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ही देखो ना, रियल पार्ट निगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लाई करेगा। इस केस में थीटा क्या होता है हमारा π-α होता है। z कहीं समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा होगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा z, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। z हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट। तो हमारा थीटा जिसको हमने बोला आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है π-α के इक्वल होता है, π-α। अल्फा क्या हमारा π/3। तो यहां से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3, ठीक है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या होगा। अच्छा, उससे भी पहले मॉड z निकालना है। तो मॉड z क्या होता है √रियल z² प्लस रियल z क्या मिला हमें -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z क्या होगा 4√3 का स्क्वायर। तो मॉड z जिसको r बोलते हैं वो क्या हो गया √16 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 × 3। 16 कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 16 × 4। तो इसको हम लिख सकते हैं √16 × √4। √16 क्या होगा 4, √4 इज 2, तो 4 2 = 8, ठीक है। आर का भी वैल्यू मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। क्या होता है हमारा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z क्या हमारा 8 cos और थीटा क्या हमने लिया है 2π/3। यहां पे बच्चे π/3 मत थीटा ले लेना, ये आया हमारा थीटा आर्गुमेंट आया है 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मेथड 1 था। अब मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, वही सेम काम। सबसे पहले हमारे पास z किसके इक्वल है -16/1 प्लस आयोटा √3। इसको जब हमने रैशनलाइज किया था तो हमें क्या मिल गया था -4 प्लस 4√3 आयोटा, ठीक है। अब यहां से इसका रियल क्या हो गया, रियल z क्या हो गया -4 जो कि नेगेटिव है, एंड इमेजिनरी z क्या मिल गया हमें 4√3 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, रियल z को किसके इक्वल लिखते हैं, रियल z को क्या लिखते हैं हम लोग 1 प्लस रियल z को क्या लिखते हैं r cos थीटा, ऐसे ही लिखते हैं ना, एंड इमेजिनरी z को क्या लिखते हैं r साइन थीटा। ये एनसीईआरटी वाला मेथड समझा रहा हूँ। रियल क्या है हमारे पास -4, ये किसके इक्वल हो गया r cos थीटा के, एंड इमेजिनरी z क्या है 4√3, ये किसके इक्वल हो गया r साइन थीटा के। इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना। फिर क्या करेंगे फ्रॉम 1² प्लस 2², तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू r² cos² थीटा, एंड 16 3 ज़ा 48 इज इक्वल टू r² साइन² थीटा, ठीक है।
इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 48, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करने का मतलब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 48, यहाँ से हो गया ना 16 प्लस 48 किसके इक्वल होता है 64 के। तो आर का वैल्यू निगेटिव तो ले नहीं सकते, इसका मतलब निगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे नहीं, तो आर किसके इक्वल होगा, रूट अंडर 64। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64 किसके इक्वल हो गया 8। तो दिस इंप्लाइज दैट आर बोलो मॉड जेड बोलो एक ही चीज़ है, 8 के इक्वल मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये r इज इक्वल टू 8 है ना, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में डाला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, r का वैल्यू 8 डाला तो यहां हमें क्या मिल गया, r का वैल्यू यहां 8 डालेंगे तो 8 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -4 एंड यहां r का वैल्यू 8 डालेंगे तो क्या होगा 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4√3। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -4/8 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4√3/8। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड साइन थीटा किसके इक्वल मिल गया हमें, √3/2 के। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से देखो, कॉस थीटा हमें क्या मिला, कॉस थीटा निगेटिव मिला, साइन थीटा हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस थीटा निगेटिव हो और साइन थीटा पॉजिटिव हो। हमें पता है ना, ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑल, यहाँ पे क्या बोलते हैं साइन कॉसेक, साइन थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पे क्या बोलते हैं टैन थीटा कॉट थीटा। अगर ये सब नहीं पता है तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला प्लेलिस्ट है ना मेरा, उसमें जाके देखो। और यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल बोलने का मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सारे निगेटिव। अब हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस थीटा निगेटिव हो, साइन थीटा पॉजिटिव हो। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसका मतलब कि यहाँ से जो थीटा आने वाला है ना, यही थीटा जो हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड है, ये क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल खोजना है जिस पर कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 हो जाए और साइन थीटा का वैल्यू √3/2 हो जाए। ये तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। 120 डिग्री पर कॉस थीटा क्या होता है -1/2 के इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, स्टैंडर्ड एंगल है। वैसे थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 या 120 डिग्री, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, मतलब तुम्हें याद होना चाहिए कि cos ऑफ 120 डिग्री इज -1/2 एंड cos ऑफ ये साइन ऑफ 120 डिग्री इज √3/2। चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो भी क्या करेंगे हम, हमें तो ये पता चल गया ना कि हमारा जो थीटा होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये बात अगर हमें पता चल गया तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो cos थीटा, अगर हमें याद भी नहीं है ना एंगल तो भी मैं बता रहा हूँ -1/2 के इक्वल है। बस हमें इतना ध्यान में रहना चाहिए कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको मैं -1/2 में माइनस ऐसे लिख दिया। फिर ये 1/2 तो हमें पता है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब ये cos π/3। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये जो थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया cos ऑफ π - π/3 ऐसे लगा दिया। तो ऐसे लगाने का बेनिफिट क्या हो गया कि cos ऑफ π - π/3, cos ऑफ π माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। अगर ये भी याद नहीं है तो जाके फिर अभी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये सब बहुत बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक रिजल्ट है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। कैसे,
पाई जो हमारा है इसका पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये जो हमारा एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस कॉस पाई बाई 3। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया कि ये सब बैलेंस है, -1/2 को मैंने लिखा, माइनस छोड़ दिया, 1/2 की जगह क्या लिख दिया, कॉस पाई बाई 3, फिर माइनस कॉस पाई बाई 3 को लिख दिया मैंने कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में खुद से पहुंच गया। पाई क्या होता है 180 डिग्री और पाई बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री, तो पहुंच गया ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये किसके इक्वल हो गया, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। ये हमारा हो गया आंसर, मतलब थीटा का वैल्यू मिल गया। बट हमें साइन थीटा भी निकाल के एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा क्या दे रखा है हमारा, √3/2। तो इसको तुम लिख सकते हो √3/2 क्यों लिख सकते हो, साइन क्या होता है हमारा 60 डिग्री पाई बाई 3। ठीक है, इसको फिर तुम ऐसे लिख सकते हो पाई बाई 3 को साइन पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां से क्या हो गया साइन, ये भी हो गया 2 पाई बाई 3। ये तो हमारा डायरेक्ट यहीं पर आर्गूमेंट निकल गया, बिकॉज थीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3 पर ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन होगा वो भी √3/2 के इक्वल होगा। बट एक बार फिर भी करके दिखा दे रहा हूं, तो थीटा में क्या मिल गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो हमारा हो गया वो हो गया मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z हमने क्या निकाला 8, कॉस थीटा की जगह हमने क्या डाला 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो तुम एनसीईआरटी के मेथड से कर लो, उससे बेटर है जो मैंने तुम्हें बताया, उसमें कहीं कोई बिल्कुल ये सब कैलकुलेशन, ये सब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कैलकुलेशन की सिंपल सा हमें देखना है क्या, tan ऑफ अल्फा निकाल लिया, उसके बाद देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, उसका आर्गूमेंट लिख लिया, फिर मॉड निकाल लिया, फिर पोलर फॉर्म में लिख लिया। उसमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये नहीं ध्यान देना होगा कि हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये सब अगर जानते हो, मतलब थोड़ा मैनिपुलेट करना जानते हो इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तुम चाहो तो एनसीईआरटी के मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आंसर आएगा, एक ही रिजल्ट है। ये भी करेक्ट है, फर्स्ट मेथड भी करेक्ट है, और हमारा जो सेकेंड मेथड है वो भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा बट नेक्स्ट वीडियो में। ओके।